भविष्य कैसे देखेगा जब किसानी पिट रही है, उसमें जाने वाला उसको खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। तो ऐसा कौन आदमी है जो जानबूझ के भूख के और बांध मारेगा? ये सारी की सारी जनता एक तरफ भिखमंगी हो जाएगी और एक खेती है वो मशीनीकृत हो जाएगी और लाखों लाखों एकड़ की, जैसे अंबानी वो ले रहा है, अनिल अग्रवाल 1 लाख हेक्टेयर ले रहा है, तो लाखों लाखों हेक्टेयर लेके लोग बैठ जाएंगे, उस पर मशीनी से खेती करेंगे और यही जो लोग इनके बच्चे हैं जो नहीं पढ़े लिखे होंगे वो उनका बंधुआ मजदूर की तरह से काम करेंगे। ये होगा। देश चलाने में तो मजदूर और किसान मेहनत करके देश चलाता है। ये लोग तो लूट का माल, जैसे ये किसका पैसा था? ये सरकार का पैसा था, 21 लाख करोड़ रुपए, और ये सारी जनता से लिया था। वो तो 7-8 घरों को दे दिया और क्या कैसे चलाया देश इन्होंने रहे हैं। एयर इंडिया जैसी शानदार एयर कंपनी है, उसको भी ये बर्बाद करने पर तुले हैं। इसमें भी जैसे मरे हुए जानवर के ऊपर गिद्ध कैसे झपटता है, वैसे इन मालू पर झपटते हैं। आज हम मुखातिब हैं 50 वर्षों से जन आंदोलनों में शामिल राजस्थान के किसान और राजस्थान बिजली किसान यूनियन के प्रांतीय महासचिव श्री चंद सिंह डूडी जी से। श्री चंद जी, आप दर्शकों को बताएं कि किसानी की दृष्टि से राजस्थान के किसानों का क्या हाल है, कैसे देखते हैं राजस्थान के किसानों की स्थिति को? किसानों की स्थिति बहुत खराब है। किसान आंदोलन की जहां तक बात है, पुराना जो आंदोलन था उसमें एक चीज थी जिसको हम सामाजिक स्तर पर समझदार लोग उत्पादन संबंध बोलते हैं। हमारे यहाँ जागीरदार ऊपर था, बीच में किसानी का खेत करने वाला आदमी था जिसको पालती बोलते थे, और नीचे ही नीचे जो बेगार करने वाले लोग थे उन्हें कमेंड बोलते थे। और हमारे यहाँ जो कुछ भी हुआ इसके खिलाफ कि हम न कमेंड चाहते, न पालती चाहते, न जागीर चाहते, उसको बड़े सुंदर तरीके से अंजाम दिया, लेकिन बहुत से किसानों की शहादत दी गई, तब जा करके ये स्थिति हुई। लेकिन आज के आंदोलन में ये जो मुद्दा है वो नया बदल गया, और नया बदला इसका मतलब है किसान है उसकी जगह पालती की जगह किसान आ गया, और कमेंड की जगह है वर्कर्स आ गए जी, और जागीरदार की जगह है टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, रिलायंस आ गए। तो किसानी को लेकर इस पर क्या असर? इसलिए इस पे खतरनाक असर ये है कि खेती के ऊपर जो लागतें बढ़ती गई और खेती की चीजों का मूल्य है वो घटता गया, क्योंकि ये तो ऊपर वाले घर जो डोमिनेट करते हैं उनके फेवर में चली सारी चीज। अच्छा, ये बड़ी समस्या है, ये सिर्फ राजस्थान की ही नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के, इसी का तो रिफ्लेक्शन राजस्थान में है जी। नहीं, ये खेती में खेती की कीमत और बाजार की कीमत के बीच का जो तालमेल नहीं है, हाँ। क्या किसानों की तबाही की यह एक वजह है? मुख्य वजह। तो आप उपाय क्या देखते हैं इसका एक ही उपाय है कि किसानों में जागृति हो, अपनी चीज के लिए लड़ें, तब जाकर के कोई फायदा हो। नहीं, लड़े क्या करें? लड़ने में हल क्या है? हल ये है कि वो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बैठ करके समस्या को समझेंगे तो कुछ न कुछ रिलीफ देंगे। हालांकि पूरी तरह से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन आंशिक रिलीफ मिलेगी। जिस प्रकार से मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले दिनों यहाँ राजस्थान में और कहीं भी हुआ है, राजस्थान में बैंक लोन्स के लिए आंदोलन हुआ किसानों का। अच्छा, उस बैंक लोन्स में जब देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का कर्ज 12,000 करोड़ रुपया किसानों का है, तो राजस्थान के 3-4 करोड़ होंगे जी। और उधर बड़े घर हैं, उनको 21 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया 7-8 घरों को। बड़े घर जब आप कहते हैं तो क्या मतलब? रिलायंस है, अडानी है, ये जो जितने भी, अच्छा, ये जो बड़े कैपिटलिस्ट, हाँ, कैपिटलिस्ट घर हैं जी, उनका तो उनका ही शिकंजा है सत्ता पर। इसलिए तो ये 4 करोड़ है या 3 करोड़ रुपए यही माफ नहीं हुए। उसमें भी ये दीवार लगा दी कि नॉट मोर देन 50,000 माफ नहीं होगा, और उसके लिए भी कमेटी बनाई, वो इमीडिएट रिलीफ की। डूडी साहब, एक बात समझें कि किसान को कर्ज देने के मुकाबले पूंजीपतियों को कर्ज देना सरकार मुनासिब इसलिए समझती है क्योंकि वो देश को चलाने में भागीदारी करते हैं, ऐसा सरकार आंकड़ों में बताती है। ये बात बिल्कुल से गलत है। अच्छा, देश चलाने में तो मजदूर और किसान मेहनत करके देश चलाता है। ये लोग तो लूट का माल, जैसे ये किसका पैसा था? ये सरकार का पैसा था, 21 लाख करोड़ रुपए, और ये सारी जनता से लिया था। वो तो 7-8 घरों को दे दिया, और क्या कैसे चलाया देश इन्होंने। दूसरी चीज ये कहते हैं कि हम ये इंडस्ट्री लगाते हैं।
इंडस्ट्री तो सरकार ने जब आजाद हुआ देश उस समय भी बहुत लगाई थी इंडस्ट्री, और उन इंडस्ट्री ने बहुत सुंदर परफॉर्मेंस किया। लेकिन अब जाकर के वो क्यों डूबी? क्योंकि ये तो तनख्वाहें बहुत ज्यादा दे रहे हैं, उनसे लोगों को तोड़ रहे हैं, इसलिए उनको घाटे में दिखा रहे हैं। एयर इंडिया जैसी शानदार एयर कंपनी है, उसको भी ये बर्बाद करने पर तुले हैं। इसमें भी जैसे मरे हुए जानवर के ऊपर गिद्ध कैसे झपटता है, वैसे इन मालों पर झपटते हैं। अच्छा, एक बात समझने चाहेंगे एयर इंडिया की बात फिर कभी, कि एक चीज देखने को मिल रही है और ये देश भर से मिल रही है, और आपका एक लंबा अनुभव है 50 वर्षों का खेती किसानी और इस जीवन से जुड़ा हुआ राजस्थान के इस शेखावटी के इलाके में। नया किसान क्यों नहीं पैदा हो रहा है? लोग अपने बच्चों को किसान क्यों नहीं बनाना चाहते? देश में शिक्षक अपने बेटे को शिक्षक बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर, नेता, अभिनेता, लेकिन किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता? बना देगा किसान अपने बेटे को किसान, लेकिन एक डॉक्टर कमाता है, उससे ज्यादा कमाई खेती में होगी तो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो इंजीनियर भी नहीं बनेगा। लेकिन ये इम्पेरिटी जो है ये बहुत बड़ी वजह है, और ये रखनी भी जरूरी है। जो डोमिनेटिंग पावर्स है उनको ये रखना भी जरूरी है, क्योंकि इससे होता क्या है, फिर पीजेंट्री अपने हकों के लिए बहुत आगे आ जाएगी और वो डोमिनेट करने लगेंगे, तो इनको कौन पूछेगा? नहीं, किसानी में क्या भविष्य नहीं देखता नौजवान देश का? ये भविष्य कैसे देखेगा जब किसानी पिट रही है, उसमें जाने वाला उसको खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। तो ऐसा कौन आदमी है जो जानबूझ के भूख के और बांध मारेगा? लेकिन हर पीढ़ी से ही अगली पीढ़ी होती है। हाँ। तो अगर किसानों की नई पीढ़ी नहीं आएगी तो ये खेती किसानी का काम, उसका स्वरूप फिर क्या बनेगा? आप क्या देखते हैं? ये बन रहा है, देख रहा हूं मैं। क्या ये सारी की सारी जनता एक तरफ भिखमंगी हो जाएगी, और एक खेती है वो मशीनीकृत हो जाएगी, और लाखों एकड़ के, जैसे अंबानी वो ले रहा है, अनिल अग्रवाल 1 लाख हेक्टेयर ले रहा है, तो लाखों हेक्टेयर लेके लोग बैठ जाएंगे, उस पर मशीनी से खेती करेंगे, और यही जो लोग इनके बच्चे हैं जो नहीं पढ़े लिखे होंगे वो उनका बंधुआ मजदूर की तरह से काम करेंगे। ये होगा नहीं, लेकिन खेती किसानी की जगह पर कोई दूसरा कब्जा कैसे कर लेगा? कब्जा कर रहे हैं सामने। कहाँ? ये हमारे यहाँ पर 2 परिवार हैं। एक का नाम है पिलानी के घनश्याम दास जी बिरला का पोता है, शायद कृष्ण, उसका नाम है आदित्य कुमार बिरला। हाँ जी। और एक है इसका लाडनू और डीडवाना का बांगड़ परिवार जी। तो वो यहाँ पर 10 गांवों की जमीन छीन रहे हैं जी। तो वो छिन जाएगी, वो तो भिखमंगे ही होंगे, कहाँ जाएंगे वो? इसलिए ये प्रोसेस चला रहे हैं। ये जैसे इन्होंने तो इतनी ही की, 72,000 बीघा की है, लेकिन अंबानी तो 9 लाख बीघा ले रहा है। वो अनिल अग्रवाल तो वो क्या करेंगे 9 लाख बीघा लेकर? वो अपना कब्जा करेंगे, उस पर जो भी मटेरियल होगा, माइनर होगा, वो खुद निकालेंगे, और उस पर कल्टीवेशन वाली चीज होगी। अच्छा, यानी औद्योगिक विकास के लिए वो जमीनें ले रहे हैं, चाहे बांगड़ परिवार हो, चाहे बिरला परिवार हो, चाहे अनिल अग्रवाल का परिवार। एक बात समझना चाहेंगे, लगातार किसान नेता इस बात को कहते हैं कि हमारी जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, किसान भूखे मर जाएंगे, ये होगा। लेकिन सवाल ये है कि औद्योगिक विकास की जरूरत भी तो किसानों को है। बिल्कुल है। तो फिर क्यों विरोध करते हैं? ये विरोध नहीं है जी, ये विरोध, ऐसा विरोध में देखना इसको गलत है जी। क्योंकि जहां भी इंडस्ट्री लगती है जी, जैसे मैं तो मेरे इन गांवों की बात, हाँ, इन्हीं गांवों की बात कर लें। इन गांवों के 10 गांवों की जमीन ये लोग छीन रहे हैं जी, जिससे लोग, जिसको हम कहें विस्थापित होंगे। क्या वो खेती किसानी की जगह है? हाँ, 3 फसलें जहां उग रही हैं, हाँ। उसको ये ऐसे कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि समझदार लोग मिल बैठ करके सुलझाया करते हैं चीजों को, तो इसमें जो भी कच्चा रॉ मटेरियल है उस पर हक किसका है? उस पर तो किसान का है। इसलिए उस किसान को ये पेमेंट नहीं करना चाहते, उससे कब्जा करके ले लेंगे उस जो मटेरियल है, उससे पक्का माल तैयार करके, और मुनाफे कमाएंगे। उन मुनाफों में इन घरों का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। अगर किसानों को उनकी हिस्सेदारी, कच्चे माल में भागीदारी अगर ये दे दिया जाए, तब किसान इन उपजाऊ जमीन जो 3 फसलों की है, क्या उस पर कब्जा करने देंगे? अगर वो ये इंश्योर हो जाएंगे कि आज हम जो कुछ कमा रहे हैं, जिससे हमारी जिंदगी चल रही है जी, और उनमें भी हमारा और वैसे ही अच्छी तरह से पोषण होता रहेगा, तो कोई किसान ऐसा नहीं है जो ऐसा काम नहीं करेगा, जमीन अधिग्रहण के लिए तैयार ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल होंगे। क्यों? लेकिन सवाल ये है डूडी साहब, फिर वहीं अटक के बात आती है कि अगर औद्योगिक विकास के लिए जमीनें चली जाएंगी
तो फिर खेती की जो जमीनें हैं, आप कह रहे हैं 3 फसलों की जमीनें हैं, और अगर मान लीजिए लालच किसानों को ज्यादा बढ़ा कर दिया जाए तो जमीन देने को तैयार भी हो जाएंगे। सवाल यह है कि अगर खेती की जमीनें चली जाएंगी तो खेती क्या हम कहाँ करेंगे, और फिर इस देश की आबादी का अन्न कहाँ से उपजाएंगे? देश की आबादी का अन्न किसको चिंता है? जो डाउन ट्रोडन है उसको चिंता है। उन लोगों को तो चिंता नहीं कि भूखे लोग सड़कों पर सोते हैं लोग। ये कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान सबको मुहैया होना चाहिए, ये मूलभूत अधिकार है आदमी का। तो मैं दिल्ली में देखता हूँ, बॉम्बे में देखता हूँ, लोग सड़कों पर पड़े हैं, उनके ऊपर से गाड़ियां दौड़ा के मार भी देते हैं। इनको चिंता थोड़ी है इस देश की। ये चिंता वाले लोग हैं, उनके ऊपर तो तलवार भांजते हैं। उन्हीं के बच्चों को फोर्सेज में इकट्ठा करके उन्हीं फोर्सेज से उनको गोलियों से उड़वाते हैं। फोर्सेज में इकट्ठा करके गोलियों से उड़वाते हैं मतलब? भाई जैसे आज 1 बीघा जमीन भी कोई अनिल अग्रवाल को देना नहीं चाहता, लेकिन छत्तीसगढ़ का रमन सिंह है, उसकी पुलिस भी नहीं दिला सकती। इसलिए वो क्या करते हैं कि सेंटर से सीआरपीएफ और बीएसएफ और एसएसबी वगैरह को बुला करके उनको घेर करके मारना, उनको कैंपों में ले जाके रखना, उस जमीन पर कब्जे करना, उनके जो एसिड्स हैं, जैसी भी बुरी भली, जैसे बकरी है या मुर्गा है, उसको पकड़ के इनका खा जाना, या छोटा मोटा इनको टीवी वगैरह वो इनके ले जाना, और उसमें भी इनमें आपस में झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को मार देना। यही सीन चल रहा है किसानी में। इसलिए ये बहुत बड़ी गांठ है, और इस गांठ को तभी सुलझाया जा सकता है। गांठ क्या है? ये जो गांठ इसको बोलते हैं कि जो पेच जिसे बोलते हैं, पेच है ये, कि इसको कैसे सुलझाया जाए। ये तो बहुत सुंदर तरीके से जो लोग हमारे यूनिवर्सिटीज में इकोनॉमिक्स को प्रोफेसर हैं वो इस चीज को देखें, लेकिन आज तो एक भी प्रोफेसर नहीं है जो इस चीज को देख रहा हो। मैं आंकड़े देखता हूं इस अखबार में, उस कंपनी का तिमाही मुनाफा इतने करोड़ हो गया, उस तिमाही का उतने करोड़ हो गया, उसका तिमाही में इतना करोड़ हो गया। करोड़ों रुपया आता कहां से? हिंदुस्तान की सरजमी से इकट्ठा होता है, जिसमें ये प्रोफेसर भी हैं, जिसमें ये डॉक्टर भी हैं, जिसमें इंजीनियर भी हैं, जिसमें मजदूर भी है, जिसमें किसान भी है। इट मीन्स ये सारा का सारा पैसा जो भी आ रहा है वो उधर जा रहा है। और इसलिए वरना किसी भी किसान का नहीं आता कभी भी कि वो पिछले साल में उसने 10 लाख का किया। अगर आपकी बात से ये मान लिया जाए कि आपके कहने से ये लग रहा है कि पूरे देश में बहुत ही अत्याचार का माहौल है किसानों को लेकर, और इसको तो आंदोलनों के लिए किसने रोका है भाई? जन आंदोलनों के लिए किसने रोका है? वो करें। आपके सामने किया आंदोलन, तो आंदोलन को रोकने वाला कौन है? मध्य प्रदेश में 6 किसान मारे गए गोलियों से, उससे पहले 23 किसान मारे गए थे, उससे पहले और 9 किसान मारे गए थे। तो मध्य प्रदेश जैसा ही यहाँ स्थिति हमारे हुई। सिर्फ छोटी सी मांग थी हमारी कि हमें पानी दो, पानी के बदले वसुंधरा सरकार ने और 6 किसानों को मरवाया। ये कब की बात है? गड़साना में पिछली बार ये सीएम थी तब। अच्छा, अभी जो वसुंधरा सरकार है, जो नई आई है, उसका किसानों को लेकर क्या रवैया है? क्योंकि लोग कहीं कहीं ऐतराज भी है, कहीं सपोर्ट भी है। क्या वसुंधरा का किसानी में तो कोई सपोर्ट नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले दिनों यहाँ 10-5 रोज पहले झुंझुनू में वसुंधरा आई, उससे पहले वो फतेहपुर गई। फतेहपुर में सिर्फ मांग पेश करने के लिए लोग इकट्ठे हुए, उनको डंडों से पीटा। अच्छा, फिर यहाँ पर एक बायो प्लांट लगा रहे हैं, उस बायो प्लांट का सख्त विरोध है। और क्योंकि इन्होंने बायो प्लांट लगाने के लिए हमारे यहाँ गांव है कुआड़ू, उसमें जमीन ले ली थी जी। और जमीन आज भी इनके पोजीशन में है। वो वहां सीकर, झुंझुनू, चूरू तीनों गांव का जितना भी वेस्ट है वो आकर के प्रोसेस हो सकता है। उस पर कुछ भी काम नहीं किया। उससे पहले झुंझुनू के पास में देरवाड़ा गांव है, यानी एक जगह जमीन अधिग्रहण कर ली, उस पर कोई काम नहीं हुआ। दूसरी जगह और करो जमीन अधिग्रहण, फिर तीसरी जगह करो। जैसे मेरे यहीं बता रहा हूँ आपको, ये दोनों नाम बताए आपको मैंने, बिरला और बांगड़। तो बांगड़ का लंबा चौड़ा मतलब लाइमस्टोन का भंडार इसने ले रखा है। ऐसे ही बिरलाओं ने ले रखा है नागौर में जी। और किसी ने ले रखा है चित्तौड़ में। इतने लंबे भंडार हैं वो, तो ये भंडार तो छोटा सा है जी। लेकिन इनका ये मतलब नहीं है। इसमें आजकल जो रिपोर्टें आ रही हैं जिनको हम पढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ तो ऐसा है नहीं जैसे हम पूछ सके कोई बताए, लेकिन हमारे बेल्ट में ये फतेहपुर जो है उससे लेकर के और अलवर में दरीबा है वहां तक, ये जो एरियल सर्वे कर रहे हैं उसमें बहुत महंगी धातुएं इस जमीन में, यूरेनियम भी है, जिसके लिए तो ये चल ही पड़ा है
कि ये जो रघुनाथगढ़ है सीकर से, उससे लेकर के पापड़ा पचड़ंगी जो है नीम का थाना तक, उतने एरिया को ये चाहते हैं कि यहाँ से लोगों को निकाल दिया जाए यूरेनियम की खुदाई के लिए। लेकिन जिरको में है और भी ऐसी जो जिनके चीजों के, लेकिन ये सब तो राष्ट्र की संपत्ति है, इस पर तो खुदाई होगी ही। राष्ट्र किससे बनता है? राष्ट्र दो आदमियों से बनता है या कि जनता से बनता है? तो आपका कहना है कि सरकार इन दो आदमियों के लिए ये सारा खुदाई, सारा नुकसान कर रही है? क्यों? और इसका मतलब लोगों को लोग समझते ही नहीं है, भेड़ बकरी भी नहीं समझते, ये सूअर भी नहीं समझते उनको। ये तो समझते हैं कि ऐसे जानवर हैं, कीड़ी मकोड़ी जैसे। ये पूरा इलाका पानी को लेकर बहुत संवेदनशील है, बहुत गहराई में पानी है, हाँ, समस्याएं रहती हैं। हाँ। तो इन खुदाई और इन प्राकृतिक छेड़छाड़ से भी इस पर कोई असर पड़ा है? इससे पड़ता है खूब, क्योंकि इससे भी किसानी हताश हुई है। हाँ, इससे भी हाँ, खूब। ये एक मुख्य योगदान है हताश होने में। जैसे मैं आपको बताऊं, 65 में हमारे यहाँ खेतड़ी में कॉपर प्रोजेक्ट ने काम शुरू किया। अच्छा। और उसने 40 कुएं खोदे जी। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट से कोई उनकी दूरियां थी 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। वहां से पाइप्स के जरिए पानी जाता है, तो आदमी बैठ जाए, इतनी चौड़ी पाइप से रात और दिन पानी वहां जाता है जी। जहां लेटरिन जाने वाले आदमी को लोटे की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ऐसे खोद के जमीन और लेटरिन बैठता तो खड्डा भर जाता था पानी से जी। ऐसा ऊंचा पानी था। आज वहां पर 450 फीट पानी गया, तो सिंचाई काहे से होगी जी? जो ऊपर पानी थे उनको बर्बाद करते, खेती को बर्बाद करने में तो ये आगे हैं। और यही काम मेरी समझ से ये काम ये गांव को बर्बाद नहीं करके, यही काम आज भी ये नौहर से उससे तारानगर की होके सावा से पानी लाए हैं। ये पानी उस समय भी आ सकता था और उससे ऊपर की चल सकती थी। जन ज्वार, जनता की मीडिया।